स्वागत है। आज हम भारत के एक ऐसे औद्योगिक घराने की कहानी में उतर रहे हैं जो शायद हर भारतीय के जीवन का किसी न किसी तरह से हिस्सा है। टाटा समूह। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक फैले इस विशाल साम्राज्य की परतें खोलते हैं। और आज का हमारा मिशन है ये समझना कि आखिर इस समूह में ऐसा क्या खास है जो इसे 150 सालों से भी ज्यादा समय से इतना प्रासंगिक बनाए हुए है। हम इसकी विरासत, इसकी कुछ सबसे बड़ी कंपनियों और हाँ, शेयर बाजार में उनकी यात्रा को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत करने के लिए जो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, वो ये है कि ये समूह असल में किसी एक व्यक्ति या परिवार की निजी जागीर नहीं है। अच्छा। हाँ, टाटा सन्स जो इनकी मुख्य होल्डिंग कंपनी है, उसका 66% हिस्सा चैरिटेबल ट्रस्टों के पास है। 66%? मतलब सोचिए, समूह के मुनाफे का लगभग 2/3 हिस्सा वापस समाज में जाता है। किन कामों के लिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, कैंसर रिसर्च जैसे कामों के लिए। ये एक ऐसी बात है जो इसे दुनिया के ज्यादातर बड़े कॉरपोरेशनों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है ना? ये तो वाकई एक असाधारण बात है। मतलब बिजनेस का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि समाज को कुछ लौटाना भी है। यही इनकी बुनियाद है। चलिए इसी सोच के साथ इनकी कुछ सबसे बड़ी कंपनियों को देखते हैं। शुरुआत करती हूं उस कंपनी से जिसे अक्सर समूह का ताज का हीरा कहा जाता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस। 1968 में बनी यह कंपनी 2004 में पब्लिक हुई और इसने तो सचमुच निवेशकों को मालामाल कर दिया है। कहते हैं कि 2004 में आईपीओ में लगाए गए महज 10,000 रुपए 10,000 रुपए, हाँ, आज कई लाख के बराबर हैं, वो भी डिविडेंड के अलावा। बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। मतलब टीसीएस की कहानी असल में भारत के एक ग्लोबल आईटी सुपर पावर बनने की कहानी है। ये वो कंपनी है जिसने 90 के दशक और 2000 की शुरुआत में दुनिया को दिखाया कि भारतीय इंजीनियर क्या कर सकते हैं। इसने एक तरह से पूरी इंडस्ट्री के लिए दरवाजे खोले। और ये बात भी कितनी दिलचस्प है कि समूह के मौजूदा चेयरमैन एन चंद्रशेखरन वो इसी टीसीएस से आए हैं। वो पहले इसके सीईओ थे। हाँ, और ये टाटा समूह के कल्चर को दिखाता है। वे बाहर से बड़े नाम लाने के बजाय अक्सर अपने ही लीडर्स को तैयार करते हैं। चंद्रशेखरन ने टीसीएस को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाया और फिर पूरे साम्राज्य की कमानों ने सौंप दी गई। बिल्कुल, ये भरोसे को दिखाता है और ये भी कि मेरिट को कितनी अहमियत दी जाती है। तो टीसीएस ने भारत को दुनिया के सॉफ्टवेयर मैप पर डाला, लेकिन उससे भी कई दशक पहले एक और टाटा कंपनी थी जो सचमुच देश का औद्योगिक ढांचा बना रही थी, लोहे से। मैं बात कर रही हूं टाटा स्टील की। हाँ, टाटा स्टील, जिसे पहले टिस्को कहते थे, 1907 में स्थापित। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये आधुनिक भारत की नींव का पत्थर है। और इससे जुड़ी एक अविश्वसनीय बात है जो हमारे स्रोतों में भी है, जमशेदपुर शहर। हाँ, जमशेदपुर। ये पूरा का पूरा शहर टाटा स्टील की वजह से बसाया गया। मतलब ये कोई फैक्ट्री के बगल में बसी हुई बस्ती नहीं थी, नहीं, बल्कि भारत का पहला योजनाबद्ध औद्योगिक शहर था। बिल्कुल। मतलब फैक्ट्री लगाने से पहले उन्होंने सोचा कि जो लोग यहाँ काम करेंगे वो रहेंगे कहाँ। उनके बच्चों के लिए स्कूल, उनके लिए अस्पताल, बाजार, पार्क, ये सब कुछ प्लान किया गया। ये सोच उस जमाने में तो क्रांतिकारी रही होगी। बहुत ज्यादा। जमशेदजी टाटा का विजन यही था। वो सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बना रहे थे, वो एक समुदाय, एक इकोसिस्टम बना रहे थे। और ये सोच आज भी दिखती है। जैसे हाल ही में जुलाई 2022 में कंपनी ने 1:10 का स्टॉक स्प्लिट किया। अच्छा, इसका मतलब है कि हर एक शेयर के बदले 10 शेयर दिए गए। हाँ, तो इससे शेयर का दाम कम हो गया होगा। हाँ, शेयर की कीमत 10 गुना कम हो गई, जिससे ये छोटे निवेशकों की पहुंच में आ गया। ये दिखाता है कि कंपनी चाहती है कि आम लोग भी उसकी ग्रोथ का हिस्सा बने। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि स्टील एक चक्रीय उद्योग है।
हाँ, साइक्लिकल। जब देश दुनिया में कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जोरों पर होता है तो इसकी मांग बढ़ती है, और जब अर्थव्यवस्था सुस्त होती है तो मांग घट जाती है। इसका असर इसके शेयर की कीमत पर भी साफ दिखता है। तो हमने सॉफ्टवेयर की बात की, स्टील की बात की, अब आते हैं उस चीज पर जो सड़कों पर चलती है, टाटा मोटर्स। इसकी कहानी तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। बहुत बहुत नाटकीय कहानी है। शुरुआत 1945 में हुई थी टेल्को के नाम से, और ये तब रेल के इंजन बनाते थे। अच्छा, गाड़ियां नहीं? नहीं, यात्री गाड़ियों के बाजार में तो ये 1991 में आए, लेकिन कहानी में असली मोड़ आया 2008 में। वैश्विक मंदी का दौर। बिल्कुल। और उसी दौर में टाटा मोटर्स ने फोर्ड से उनके 2 आइकॉनिक ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड खरीद लिए, जैगुआर और लैंड रोवर, यानी JLR। मुझे याद है उस समय तो बहुत आलोचना हुई थी। एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये एक बहुत बड़ी गलती है, एक ऐसा सौदा जो टाटा मोटर्स को डुबो देगा। हर कोई यही कह रहा था। उस समय डर क्या था? क्या JLR खुद घाटे में चल रही थी, या लोगों को लगा कि एक भारतीय कंपनी इन ब्रिटिश ब्रांड्स को संभाल नहीं पाएगी? दोनों ही बातें थी। JLR उस समय फोर्ड के लिए एक बोझ बन चुकी थी। उसकी क्वालिटी और विश्वसनीयता को लेकर भी बहुत सवाल उठ रहे थे। कई लोगों को लगा कि टाटा ने एक डूबता हुआ जहाज खरीद लिया है। और ऊपर से वैश्विक मंदी। हाँ, उसने हालात और खराब कर दिए थे। ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही जोखिम भरा दांव था। और नतीजा आज हमारे सामने है। बिल्कुल। आज वही JLR टाटा मोटर्स के रेवेन्यू और मुनाफे का सबसे बड़ा हिस्सा है। टाटा ने न सिर्फ JLR को घाटे से उबारा, बल्कि उसे नई टेक्नोलॉजी, नई डिजाइन, एक नई पहचान दी। ये दिखाता है कि कैसे एक रेल इंजन बनाने वाली कंपनी हाँ, आज ग्लोबल ऑटोमोबाइल की दुनिया में एक बड़ा खिलाड़ी बन गई है। और भारत में तो इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में ये सबसे आगे है। कमाल है। और इस लिस्ट में हमारी चौथी कंपनी भारी भरकम उद्योग से बिल्कुल अलग है, एक लाइफस्टाइल ब्रांड टाइटन कंपनी। हाँ, और ये दिखाता है कि समूह कितना विविध है। टाइटन की शुरुआत 1984 में हुई। ये टाटा और तमिलनाडु सरकार का एक जॉइंट वेंचर था। शुरू में तो ये सिर्फ घड़ियां बनाती थी, है ना? हाँ, सिर्फ घड़ियां। लेकिन उन्होंने भारतीय बाजार को समझा और ज्वेलरी के क्षेत्र में उतरे, तनिष्क ब्रांड के साथ। और तनिष्क ने तो भारत में ज्वेलरी खरीदने का तरीका ही बदल दिया। उस असंगठित बाजार में भरोसा और पारदर्शिता लेकर आए। सही कहा। और शेयर बाजार में तो टाइटन एक मिसाल है। दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला का ये पसंदीदा स्टॉक हुआ करता था। ये क्लासिक मल्टी बैगर कहानी है। बिल्कुल। 2000 के दशक की शुरुआत में इसका शेयर कुछ रुपयों का था, और आज ये 4000 रुपए के पार है। और एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि घड़ियों के मामले में ये आज भी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी निर्माता कंपनी है। मतलब ये दिखाता है कि टाटा समूह सिर्फ स्टील और ट्रक जैसे भारी उद्योग में ही नहीं, बल्कि उपभोक्ता की नब्ज पहचानने और प्रीमियम ब्रांड बनाने में भी उतना ही माहिर है। बिल्कुल। तो ये 4 कंपनियां, चारों की अपनी अलग कहानी, अपनी अलग पहचान, लेकिन इन सबके पीछे एक आम धागा है, एक विरासत है। आपने जमशेदपुर की बात की, लेकिन हमारे स्रोतों में कर्मचारियों के लिए किए गए कामों का भी जिक्र है जो समय से बहुत आगे थे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1900 की शुरुआत में, जब दुनिया में लेबर कानूनों का कोई नामो निशान नहीं था, तब टाटा ने अपने कर्मचारियों के लिए 8 घंटे का कार्य दिवस, मुफ्त मेडिकल सुविधा और प्रोविडेंट फंड भी, हाँ, प्रोविडेंट फंड जैसी योजनाएं शुरू कर दी थी। ये सब भारत या पश्चिमी देशों में कानून बनने से दशकों पहले हुआ। क्या ये सिर्फ दान या चैरिटी थी, या इसके पीछे कोई बिजनेस का तर्क भी था? ये एक दर्शन था जो संस्थापक जमशेदजी टाटा से आया था। उनका मानना था कि समुदाय और कर्मचारी किसी भी उद्योग की नींव होते हैं। अगर आपका वर्कफोर्स खुश है, स्वस्थ है और सुरक्षित महसूस करता है, तो वो बेहतर काम करेगा और कंपनी के साथ लंबे समय तक जुड़ेगा। तो ये एक स्थायी बिजनेस मॉडल बनाने की सोच थी जो आज 100 साल बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। और इसी विरासत का एक और अद्भुत किस्सा विमानन से जुड़ा है, JRD टाटा और एयर इंडिया की कहानी। JRD टाटा, जो 50 से ज्यादा सालों तक समूह के चेयरमैन रहे,
वो सिर्फ एक उद्योगपति नहीं थे बल्कि भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट थे। वो विमानन को लेकर बहुत जुनूनी थे। बहुत। उन्होंने 1932 में भारत की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइंस की स्थापना की। और सबसे मजेदार बात यह है कि कराची से बंबई की पहली उड़ान उन्होंने खुद पायलट के तौर पे उड़ाई थी। एक सिंगल इंजन वाले छोटे से विमान में चिट्ठियों का एक थैला लेकर, ये तो जुनून की इंतहा है। बिल्कुल। बाद में इसी एयरलाइन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और ये एयर इंडिया बन गई। और फिर कहानी का चक्कर देखिए। हाँ, लगभग 70 साल बाद 2022 में टाटा समूह ने सरकार से एयर इंडिया को वापस खरीद लिया। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, है ना? ये एक तरह से अपनी विरासत को वापस पाने जैसा था, एक भावनात्मक घर वापसी। सही कहा आपने। चलिए अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं जो इन कंपनियों की यात्रा को और साफ करते हैं। हमारे पास पिछले 15 सालों का प्रदर्शन डेटा है, जनवरी 2011 से जनवरी 2026 तक का। इसमें जो अंतर है वो देखने लायक है। टाइटन ने लगभग 21 गुना की जबरदस्त बढ़ोतरी दिखाई है। ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, टाइटन एक कंज्यूमर ग्रोथ स्टोरी का बेहतरीन उदाहरण है। जैसे जैसे भारत में लोगों की आय बढ़ी, उनकी खरीदने की क्षमता बढ़ी, तो टाइटन जैसी कंपनियों को सीधा फायदा हुआ। बिल्कुल, ये एक सीधी ऊपर जाती हुई कहानी है। वहीं टीसीएस ने लगभग 6 गुना की स्थिर वृद्धि दी है। ये टाइटन जितना विस्फोटक तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत मजबूत है। देखिए, टीसीएस एक विशालकाय जहाज की तरह है। ये धीरे धीरे लेकिन लगातार और मजबूती से आगे बढ़ता है। ये उन निवेशकों के लिए है जो स्थिरता और भरोसेमंद रिटर्न चाहते हैं। ये एक परिपक्व कंपनी है, हाँ, जो पूरी दुनिया में काम करती है। और दूसरी तरफ टाटा स्टील और टाटा मोटर्स हैं, जिनकी यात्रा में बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं। टाटा स्टील ने लगभग 3 गुना और टाटा मोटर्स ने लगभग 2 गुना वृद्धि दिखाई है। इनकी कहानी सीधी रेखा में नहीं है। ऐसा क्यों? जैसे हमने पहले बात की थी, ये चक्रीय उद्योग हैं। इनकी किस्मत वैश्विक अर्थव्यवस्था, कमोडिटी की कीमतों, सरकारी नीतियों और अब तो जियोपॉलिटिक्स से भी जुड़ी होती है। तो इनमें तेजी भी आती है और मंदी भी। बिल्कुल, इसीलिए इनका ग्राफ एक रोलर कोस्टर जैसा दिखता है। हमारे स्रोतों में टाटा मोटर्स को लेकर एक और जरूरी बात बताई गई है। 2026 की जो कीमत हम देख रहे हैं वो 2024-25 के सबसे ऊंचे स्तर से कम लग सकती है। इसकी क्या वजह है? हाँ, ये एक बहुत जरूरी बारीकी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2025 के अंत में टाटा मोटर्स ने अपने बिजनेस को 2 हिस्सों में बांट दिया। डीमर्जर हुआ। अच्छा, तो जो शेयर की कीमत हम देख रहे हैं वो सिर्फ पैसेंजर व्हीकल बिजनेस की है। असल में शेयरधारकों को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पुरानी कंपनी के साथ साथ नई सीवी कंपनी में भी शेयर मिले, तो उनका कुल मूल्य उतना ही रहा। ये समझना बहुत जरूरी था। अब भविष्य की ओर देखते हैं। विश्लेषक 2027 से 2030 के बारे में क्या सोच रहे हैं? टीसीएस के लिए क्या अनुमान है? टीसीएस के लिए आउटलुक स्थिर और सकारात्मक बताया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को माना जा रहा है। जैसे जैसे दुनिया भर की कंपनियां एआई को अपने मुख्य काम में अपनाएंगी, उन्हें टीसीएस जैसी कंपनियों की जरूरत पड़ेगी। विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक ब्याज दरों के स्थिर होने से भी आईटी खर्च बढ़ेगा। और टाटा मोटर्स, खासकर ईवी में उनकी लीडरशिप को देखते हुए, टाटा मोटर्स के लिए विश्लेषक सतर्क रूप से आशावादी हैं। मतलब उम्मीद तो है, पर थोड़ी सावधानी के साथ। सावधानी क्यों? अच्छी बात यह है कि भारत की ईवी बाजार में उनकी पकड़ मजबूत है और जीएलआर भी अब लगातार मुनाफा कमा रहा है। लेकिन ईवी के क्षेत्र में अब मुकाबला बहुत तेजी से बढ़ रहा है, दोनों घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से। इसलिए थोड़ी सतर्कता जरूरी है। और स्टील सेक्टर का क्या? टाटा स्टील के लिए क्या कहा जा रहा है? टाटा स्टील के लिए दृष्टिकोण तटस्थ यानी न्यूट्रल है। देखिए, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का खर्च बढ़ रहा है, जिसका इसे सीधा फायदा मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन स्टील की वैश्विक कीमतें बहुत हद तक चीन की मांग पर निर्भर करती हैं। अगर चीन की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ती है तो इसका असर पूरी दुनिया के स्टील बाजार पर पड़ता है। इसीलिए विश्लेषक बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है। और आखिर में टाइटन, इसके लिए तो मजबूत खरीद की सलाह दी जा रही है।
इसे एक रक्षात्मक स्टॉक भी कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? रक्षात्मक स्टॉक का मतलब है कि ये आर्थिक मंदी के दौर में भी आमतौर पर अच्छा प्रदर्शन करता है। इसका कारण दिलचस्प है। क्या? जब अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता होती है तो लोग सोने को एक सुरक्षित निवेश मानते हैं और भारत में लोग निवेश के लिए गहने खरीदते हैं। तो एक तरह से आर्थिक सुस्ती भी तनिष्क की बिक्री को सहारा देती है। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, इसके अलावा कंपनी अब सिर्फ ज्वेलरी तक सीमित नहीं है। वो साड़ियों और दूसरे लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में भी विस्तार कर रही है, जिससे विकास की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो आज की इस गहरी बातचीत से ये साफ है कि टाटा समूह सिर्फ कंपनियों का एक झुंड नहीं है। ये एक विचार है जो परोपकार की नींव पर बना है। बिल्कुल। ये एक इतिहास है जो कर्मचारी कल्याण में हमेशा आगे रहा, और ये एक ऐसा विविध पोर्टफोलियो है जहां हर कंपनी की अपनी एक अनोखी और मजबूत कहानी है। नमक से सॉफ्टवेयर तक का ये सफर वाकई अविश्वसनीय है। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इन सभी स्रोतों से उभर कर आता है। टाटा समूह का जो मॉडल है, जहां मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा समाज को वापस कर दिया जाता है, क्या आज की दुनिया में जहां कॉर्पोरेट जिम्मेदारी और ESG की इतनी बातें होती हैं? हाँ, आज ये बहुत बड़े बज़वर्ड्स हैं। सही। तो क्या ये मॉडल बड़े कॉरपोरेशनों के लिए एक स्थायी और अनुकरणीय मॉडल हो सकता है, या ये सिर्फ एक आदर्श है जिसे दोहराना मुश्किल है? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।